हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, बोर्ड आपके बिल्कुल पास आ रखे हैं, ठीक है। कुछ पेपर आपके हो भी गए हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक्स का पेपर भी बिल्कुल नजदीक आ चुका है। क्लियर है? तो देखो, अब हमें क्या है, देखो मैं आपके लिए ना कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको करते हो तो काफी अच्छे मार्क्स आने के बिल्कुल आपके काफी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको 25 से कम कम यानी 25 से कम कम मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी 22 21 22 क्वेश्चन होंगे तकरीबन। ये क्वेश्चन आपको पढ़ने पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको तुरंत के तुरंत ये क्वेश्चन रट्टा मार देना। यानी अगर आप एक दिन में तकरीबन तकरीबन 10 क्वेश्चन भी रट्टा मारते हो, 10 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हो, तो उसका मतलब 3 दिन में 30 क्वेश्चन होते हैं और 6 दिन में 60 क्वेश्चन होते हैं, मान के चलो, ठीक है। और मैंने आपको देने तकरीबन तकरीबन 50 से कम कम देने, दोनों बुक के मिला करके, ठीक है। तो 50 से कम कम देने, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 दिन में अच्छे से, 5 दिन में आप इकोनॉमिक्स थोड़ा सा बैठ करके सिर्फ भी आप कंप्लीट कर सकते हो। तो क्वेश्चन वाइज करने में काफी आसान हो जाता है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बताए जाते हैं, देखो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो भी अभी भी पढ़ेंगे तो भी बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हर टीचर्स बताता है, ठीक है। मैक्सिमम टीचर आपको ये बताते हैं ताकि बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो इनको भी पढ़ ले, तो एटलीस्ट इतना है कि वो बेस्ट मतलब जितना हो सके ना उतना नंबर ला सकता है। बेस्ट जिससे कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन है टोटल? मैंने कहा 25 से कम कम क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं तो इससे आपका भी मनोबल बढ़ता है और आपको लगता है कि हाँ यार, कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूं। और क्वेश्चन वाइज जो होते हैं चीजें जब आपको मिल जाती है तो उससे ना पढ़ना भी आसान होता है, ठीक है। इतनी मोटी बुक पढ़नी, कहां से स्टार्ट करूं, क्या करूं, चल ठीक है भाई, तो पहले ये क्वेश्चन तो पढ़ ले। तो अगर इन क्वेश्चन को पढ़ेगा एटलीस्ट को अपने पे विश्वास रहेगा कि भाई मैं कर सकता हूं, है ना। आपको इन चीज पे कहता है अपने पे विश्वास आ जाता है कि मैं कर सकता हूं। हम ये समझाते हैं कि भाई तुझे अपने पे विश्वास आएगा, तेरे को अपने पे विश्वास आ जाएगा। और वही चीज आपके साथ हम बोलने वाले हैं। ये मैंने इंग्लिश में वीडियो दी है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो भी मैं इसके बाद तुरंत निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग फॉर्म्ड? ये रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग क्यों फॉर्म होती है ये बताओ, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है आज के टाइम के लिए, क्योंकि रशिया यूक्रेन वैसी लड़ाई बड़ाई में चल रही है। इंडिया चाइना का भी वो ढंग से वो है नहीं, ठीक है ना, तालमेल अच्छा बनाने है, तो काफी ज्यादा ड्रामेबाजी हो रखी है। तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग फॉर्म क्यों की जाती है, या इसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस मींस बाय विच कंट्रीज आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर ऑन डोमेस्टिक इकोनॉमीज। यानी कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे जो कंट्रीज है वो अपनी जो है ना इकोनॉमी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जिसमें आपसे पूछा जाता है कि सार्क क्या होता है, ठीक है, एशियन क्या होता है, नाटो, ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन। ये ब्रिक्स ईटो वाला नहीं है, दूसरा है, देखो उसमें के आता है। ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये नेशन है। ये नेशन क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। जैसे आपने नाटो तो काफी ज्यादा फेमस है, सुना भी होगा कि अगर एक देश पे अगर आप हमला करते हो, नाटो के किसी एक मेंबर पर हमला करते हो, तो वो 19 के 19 देश, 19 आई थिंक उसमें, तो वो सारे दो देश समझते हैं कि हम पे आक्रमण हुआ है, सारे आपसे लड़ने आ जाएंगे। तो लोग ग्रुपिंग कर क्यों रहे हैं, मतलब कंट्रीज आपस में समझौते करती है, हाथ मिलाते हैं, क्यों? ताकि भाई साहब जब कोई एनिमी आएगा तो हम सब एक हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक ग्रुपिंग जो की जाती, क्यों की जाती है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है सबसे पहले ही। और ये क्वेश्चन है आपका इंडिया, पाकिस्तान और चाइना वाले से, ठीक है ना। चलो, दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट आर द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन? स्टैग्नेशन मतलब बताया था ना, स्थिर हो जाना, रुक गया था इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल मतलब स्टैग्नेंट हो गया था, जहां पे इंक्रीज का कोई स्कोप ही नहीं था, वृद्धि होने का कोई स्कोप ही नहीं था। तो एग्रीकल्चर के स्टैग्नेशन का आपको यहां पे समझाना पड़ेगा, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए, ठीक है, ये वाला और ये वाला। अगला, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज वेरी लो इन इंडिया। ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडिया में वो बहुत ज्यादा कम है, इसने बोला। वट मेजर्स विल यू सजेस्ट? ऐसे कौन कौन से तरीके जिन्हें आप सजेस्ट करोगे टू रेज, ताकि हम रेज कर सके क्या, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो कौन कौन से वो तरीके जिसे आप सजेस्ट करोगे कि आप इससे आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ जाए। तो पार्टिसिपेशन रेट ये सब कहां पढ़ा जाता है, ये एम्प्लॉयमेंट वाला जो चैप्टर ना उसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये इंडियन इकोनॉमी के स्पेशल में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। तो 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। चौथा क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्या है, एक्सप्लेन द, ठीक है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं, जिसमें कहते हैं इंटरमीडिएरीज को हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, बोल रहे ना। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या लैंड रिफॉर्म्स आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे मिल जाएगा कॉपी में आपके। डन। देन उसके बाद आता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एसएसआई, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, उसके रोल और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स आपको पता हो कि इनको जो मार्केटिंग वो इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है,
ठीक है, अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचे ये नहीं पता, कैपिटल के पैसे की दिक्कत होती है ना, ये सब चीज़ बोलते हैं ना, और कंपटीशन लार्ज स्केल वालों के साथ होता है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स है वो आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे पता होनी चाहिए। और एसएसआई के ऊपर क्वेश्चन बनता भी है कि ये कैसे ना काफ़ी अच्छा माना जाता है इकोनॉमी के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, ये समथिंग है ना, इक्विटी एंड एम्प्लॉयमेंट पॉइंट जो था इसका। उसके अलावा व्हाट आर द लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या, 5 ईयर प्लान्स के, ये आपको बिल्कुल सेकंड चैप्टर में मिल जाएगा। 5 ईयर प्लान्स के लॉन्ग टर्म गोल्स 5 बताए थे, ठीक है, वही है मॉडर्नाइजेशन एंड ऑल, तो ये यहाँ पे आएगा। तो 6 क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन करिए फटाफट से, और इनको रट्टा मार लेना, सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको रट्टा मार देना तुरंत के तुरंत। अब आगे देखिए, ठीक है, हमारे पास देखो 6 क्वेश्चन हो गए थे, 7वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना, ठीक है ना, डीमोनेटाइजेशन एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के ऊपर डीमोनेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा था ये बताना पड़ेगा, और ये भी पूछा जा सकता है कि आपके राय से क्या आपको डीमोनेटाइजेशन जो किया था वो सही था या नहीं था, समथिंग इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला, डीमोनेटाइजेशन क्या है और व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन द इकोनॉमी। देखो हमेशा याद रखना, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जीएसटी आया था, कोविड आया है, रसिया यूक्रेन क्राइसिस जो मतलब वो जो क्या नाम है लड़ाई वड़ाई चल रही है, तो इस जो अभी हो रहा है या हो चुका आसपास ही, उसके बारे में क्वेश्चन उठ सकते हैं। क्लियर हो गया, तो उनके लिए हमेशा क्या है, आपको एक्टिव मोड पे रहना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 2 है ना, तो हमें जो बात कर रहा हूं मैं वो 1956 की बात कर रहा हूं, एक आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है 1948 भी है, ठीक है, तो याद रखना पहली वाली 1948 था और दूसरा वाला 1956 है जहां तक है, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूं अभी। उसके अलावा एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो भी था, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो देखने हैं, ठीक है, तो 2 पॉइंट ये हो गए, मैं एक बार चेक कर लेता हूं आपके सामने। हाँ 1948 ये, ठीक है ना। चलो उसके बाद आगे, तो उसके क्या हमें क्या देखना है, एक तो उसके ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा वो होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो कोई पूछे आपसे पूछेगा फर्स्ट कब हुई थी, तो 1948 में, जो दूसरा था वो क्या था 1956 में। उसके अलावा है व्हाट इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, और इसने बोला वाई एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड, क्यों ये जरूरी था, ठीक है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। क्लियर हो गया, तो 3 क्वेश्चन ये भी हो गए। उसके अलावा अगला हमारा कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है ये क्या चीज है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, इसके हिंडर्स बताओ, हिंडर्स मतलब होता है प्रॉब्लम्स, लिख सकते हो प्रॉब्लम्स क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, और कौन कौन से मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऐसे कौन कौन से तरीके अपना रही है ताकि इंप्रूव कर सके एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को, ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और छप भी सकता है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, उसके हिंडर्स यानी प्रॉब्लम्स क्या, और गवर्नमेंट ऐसे क्या स्टेप्स ले रही है जिससे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो है उसको क्या सपोर्ट मिले, इंप्रूवमेंट हो सके उसमें। क्लियर हो गया। देन उसके बाद 11वां क्वेश्चन, ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन, लिखा है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्रॉब्लम आ क्या रही है। नंबर 2, व्हाट आर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी बेरोजगारी को कम करने के लिए, हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या मेजर्स, क्या स्टेप्स ले रही है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये इसको इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है कि व्हाट चेंजेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, यानी कौन से चेंजेस करने चाहिए इन द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये इससे रिलेटेड हल्का फुल्का ही है। देखो उसमें क्या, देखो बेरोजगारी को कम करने से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपके लिए पूछा जा सकता है, बट ये अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था तो आप इसको इसी में डाल दो, क्या कोई दिक्कत नहीं, कि व्हाट चेंजेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, यानी क्या क्या ऐसे चेंजेस करने चाहिए इन द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में क्या क्या ऐसे चेंजेस करने चाहिए इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी आज को मद्देनजर रखते हुए, यानी आज को जैसा हालत है इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि आपको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। क्लियर है, इसको आप डायरेक्टली गूगल करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पहला तो बिल्कुल टुच्चा सा है, ये भी वही है लगभग लगभग क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। डन, चलो। देन उसके बाद 12वां क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई क्या होता है, और कोई भी 4 कंपोनेंट बता दो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के, ठीक है, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, आपको पता ना इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इनकी एचडीआई रैंकिंग क्या क्या है, ये आपको पता होना चाहिए 1 नंबर के लिए। तो वही ये डिसाइड कैसे होती है, इसके इंडिकेटर्स जो है ना, वो कोई से भी 4 कंपोनेंट बता दो जिसके बेस पे क्या है एचडीआई रैंकिंग निकाली जाती है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं, अब 4, तो 12 ये हो गए,
ठीक है ना, जहां तक 20-22 में खत्म कर देंगे इसको, ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन है, व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैव इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉलोड फॉर देयर रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट पाथ्स, ठीक है, तो डेवलपमेंट पाथ्स के लिए जो आपका क्या नाम है, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की क्या डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज थी, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 ही बन रहे हैं जहां तक है। 14वां क्वेश्चन देखो अब क्या आपके पास, 14वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। उसके बाद 15वां जो क्वेश्चन है वो है, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जो रूरल डेवलपमेंट अगर आपका होता है तो वो इंडिया के लिए अच्छा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। डू यू एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो या नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाता है, 15वां क्वेश्चन हो जाता है। मैंने आपको बताया 20 क्वेश्चन ही बन रहे हैं, खाली 20 क्वेश्चन रट्टा मार लेना यार, ठीक है, छोड़ना मत, एक एक क्वेश्चन को, पहले ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसको याद कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन है उसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है, सारे याद करने आपने। उसके बाद व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और उसका इम्पैक्ट, ठीक है, क्या पड़ता है किसका, एनवायरमेंट पे, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एनवायरमेंट पे। देन उसके बाद हमारे पास है 17वां, दोज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी जो हमारे पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विच आर मेकिंग प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है ना, शुड बी प्राइवेटाइज, या उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस, ठीक है ना, व्यू, क्या आप क्या इस व्यू से एग्री हो, और अगर हो तो वाई, और नहीं हो तो फिर भी वाई, ठीक है ना। आपका जो भी आंसर यस या नो होगा उसके लिए आपको रीजन देना पड़ेगा। और आपका 18वां क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आपको डिफाइन करना होगा, और मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे वो बताने होंगे। इसमें मेनली जो आप डील करोगे वो किसके साथ करोगे, स्टेबलाइजेशन मेजर्स, यानी जो हमारे स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स है, मेजर्स से वो, और दूसरा कौन सा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है, तो इन दोनों की मेनली बात इसके अंदर की जाएगी। तो 18 क्वेश्चन हो गए, अब 2 क्वेश्चन रह गए, वो कर लेते हैं और फटाफट से फिनिश करते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है ना। चल अब अगले देखिए, लास्ट 2 क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन, आपको कुछ डिफरेंस पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पे कुछ डिफरेंस मैंने यहाँ से तक दिए हुए, ठीक है, ये आपको डिफरेंस आपको रट्टा मारना है, ठीक है, किस किस के, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बीच में डिफरेंस, दूसरा ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपको इसको नहीं मिल रहा है तो आप ना मेरे इसी चैनल पे देख सकते हो, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा सीधे सीधे, प्लेलिस्ट में जाओगे की डिफरेंस वाले, तो लेटेस्ट जो आजकल डिफरेंस डले उसी में से एक डिफरेंस ये भी है, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, डायरेक्टली सर्च करोगे साथ तब भी मिल जाएगा। तो उसने बोला ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग, ठीक है, यानी जो ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे फार्मिंग होती थी वो, और एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके बारे में आपको तैयारी करनी है अच्छे से, ठीक है। ये मोस्ट आईएमपी में है सारे, ये वाले, ये हो गया, ये दोनों मोस्ट आईएमपी में है। उसका डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, ये गोल्स वाला जो चैप्टर था ना 5 ईयर प्लान वाला, उसी में ही है सारे। देन उसके बाद इंस्टीट्यूशनल सोर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, डन। देन फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, और लास्ट आपका टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ आप शुरू से चैप्टर से सुनते हुए आ रहे हो, टैरिफ 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 लगा दिया, तो टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जो हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन एंड ऑल सब पढ़े ना, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारे हो गए, जिसमें से 2 तो मोस्ट आईएमपी है वाले, मोस्ट आईएमपी है, ठीक है ना, ये आपको तैयारी करनी है। ये आपका डिफरेंस सेक्शन हो गया। देन उसके बाद शॉर्ट नोट, यानी अगर पर्टिकुलर नोट पूछता तो वो किस किस टॉपिक से उठा सकता है नोट। देखो एक हमारे पास नाबार्ड, नाबार्ड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, इवन इसकी डेट वेट सब पता होना चाहिए। जीएसटी के बारे में, जीएसटी तो तैयारी कर लो, ठीक है, धप्पा कर सकता है जीएसटी। देन एलपीजी, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर घूम के आ सकता है, जैसे आउटसोर्सिंग का क्वेश्चन बनता है, आउटसोर्सिंग के ऊपर क्वेश्चन तैयारी करके जाना, ठीक है ना, वो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होता है कि आउटसोर्सिंग क्या अच्छा है या बुरा है, ठीक है ना, इसके एडवांटेजेस क्या है, तो आउटसोर्सिंग वाला क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो, याद रखना, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो मैं 21वें नंबर पे लिख दूंगा उस क्वेश्चन को चाहे तो, ठीक है ना। देन उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीस क्या होते हैं, उसके अलावा डब्ल्यूटीओ, ठीक है, एंड इट्स फंक्शन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो 1958 में चाइना में चली थी, 1958 में, ठीक है, उसके बारे में, और कल्चरल रिवॉल्यूशन ऑफ चाइना, ठीक है, तो ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं। साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग, उसके इंपैक्ट क्या थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन होता क्या है, और लिबर्टी इंडिकेटर्स, लिबर्टी इंडिकेटर्स। ध्यान से रखिए, देखियो 18 क्वेश्चन तो हमने दे दिए आपको, 18 क्वेश्चन ना,
दो 1900 क्वेश्चन डिफरेंट सेक्शन है, जिसमें से आपको 2 तो मेनली करने, बाकी ये रहे, ठीक है। और शॉर्ट नोट इन सब के ऊपर आ सकता है, सारे शॉर्ट नोट वाले पॉइंट है सारे सारे, ठीक है ना, ज्यादा कुछ खास नहीं है इनमें। जो कहाँ तक वो आई हो गया, और क्या बोल सकते, शॉर्ट नोट में 2 पॉइंट और आ सकते हैं आपके, जैसे आई के बाद जे, इसमें आपका सहज आ सकता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में, ठीक है ना, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अच्छे से तैयार कर सकते हो आप। आई जे के लास्ट एक ऑप्शन ये हो सकता है आपका कि लेबर सप्लाई क्या होता है, लेबर सप्लाई या लेबर फोर्स हो गया, या वर्क फोर्स, ये आपने पढ़े होंगे ना एक ही चैप्टर में, इंप्लॉयमेंट वाले चैप्टर में, ये होते क्या है, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स, ठीक है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आ गया ना। जो आउटसोर्सिंग वाला क्वेश्चन है वो आपको मैं भी लिख के दे देता हूँ 21 में, और 21 पे हम इसको खत्म कर लेते हैं। वैसे 20 ही हमारे आता है ना, आउटसोर्सिंग ग्लोबलाइजेशन के अंदर ही आता है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ 21 करके, और उसको फिर क्लोज करते हैं। तो ये है आपका जो 21वां क्वेश्चन आप चाहते थे, वो है इंडिया है सर्टेन एडवांटेजेस विच मेक्स इट फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। इंडिया के कुछ सर्टेन एडवांटेजेस है, ठीक है ना, इंडिया को कुछ सर्टेन एडवांटेजेस है, ठीक है, विच मेक्स इट फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। इंडिया के पास कुछ सर्टेन एडवांटेजेस हैं जो कि लोगों के लिए, बाहर की जो कंट्रीज है उसके लिए फेवरेट बन जाते हैं कि इंडिया को ही प्रेफर करना चाहिए इन चीजों के लिए, ठीक है ना। काम को आप देखो बीपीओ, कॉल सेंटर एंड ऑल देखा होगा, वो सारा काम यहाँ पे है। तो उसने बोला इंडिया हैज सर्टेन एडवांटेजेस व्हिच मेक्स इट अ फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन, जो कि इसको क्या बनाती है, फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बनाती है, ठीक है ना। व्हाट आर दीस एडवांटेजेस, ये एडवांटेजेस है क्या कि कंट्रीज प्रेफर करती है कि यहाँ पे आउटसोर्सिंग का काम देना चाहिए, या फिर इंडिया वालों को वो काम मिलता है और बढ़िया से वो कर करके अर्न करते हैं पैसा एंड ऑल, ठीक है ना। तो देखो ये आपको मैंने 21 क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है ना, जिसमें डिफरेंस सेक्शन भी था, आपका शॉर्ट नोट सेक्शन भी था। प्लीज इनको रट्टा मार के घोल के पी लो, ठीक है ना। और कोशिश करो जल्दी से जल्दी, एक दिन में 10 या 12 क्वेश्चन करने की कोशिश करो, 2 दिन में खत्म हो जाना है इसने सारा, है ना। 2 दिन में चुटकी बजाते आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो होप सो आपको ये जो लेक्चर था छोटा सा, क्या नाम है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन से रिगार्डिंग, आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।